रिश्तों की डोर हिंदी नोवेल पार्ट 8। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर ये हमारी 5वीं हिंदी नॉवल है जो इस चैनल पर भी चल रही है और इसका 7 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। दोस्तों, वीडियो देर से आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि काफी अस्त व्यस्त जिंदगी हो गई है। होली के बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रहे हैं। समय के अभाव के कारण आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है मेरे वीडियो की। तो चलिए, रिश्तों की डोर के 8वें एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि सोमेश और प्रतिमा की आपस में काफी ज्यादा दोस्ती हो गई है, प्यार इन लोग का काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब घर परिवार के लोग भी सब बात को जान रहे हैं। प्रतिमा की मम्मी की भी फोन पे सोमेश के डैड से बातचीत हो चुकी है और तय हुआ है कि कुछ दिनों के बाद दोनों के आपस में मंगनी कर दी जाएगी, उसके बाद शादी हो जाएगी। प्रतिमा की मम्मी डॉक्टर सुरभि अभी सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली गई हुई है और एक दिन सोमेश कहीं जा रहा होता है तो महादेवन नटराजन के पास उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो पैदल ही प्रतिमा के घर आता है। संजोग से वो मोबाइल घर में भूल गया है तो प्रतिमा के मोबाइल से ही घर पे फोन करता है, मैकेनिक को बुलाता है, ड्राइवर को बुलाता है। कुछ देर तक तो दोनों अकेले रहते हैं। फिर उसकी चंडाल चौकड़ी प्रतिमा की सारी फ्रेंड आ जाती है। आपस में सभी खूब मजाक मस्ती चल रहा है, आपस में काफी गपशप हो रही है। तभी रामदीन आ जाता है। ड्राइवर उसको चाबी देता है, मोबाइल देता है सोमेश को और कहता है कि गाड़ी मैकेनिक को गैरेज में डलवा दिया और दूसरी गाड़ी घर से लेकर आया हूँ। तो ड्राइवर रामदीन पूछता है सोमेश से कि मैं जाऊं या रुक जाऊं। तो सोमेश बोलता है कि नहीं, तुम जाओ, मुझे देर लगेगी। तो रामदीन भी चुटकी लेता है और बोलता है कि हाँ, वो तो देख के लग ही रहा है कि आपको देर होने वाली है। तो प्रतिमा की सारी फ्रेंड जो है सो फिर से खिलखिला करके हंस पड़ती है और फिर से सोमेश को चाटने लगती है। फिर से वो लोग चुहलबाजी करने लगती है, काफी हंसी मजाक चल रहा है। तभी जूही बोलती है प्रतिमा को, अरे तुम कबाब में हड्डी क्यों बनी हुई हो, हम लोग तुम्हारे घर गेस्ट आए हुए, तो जा हम लोगों के लिए नाश्ता पानी बना के ले आओ। तो प्रतिमा चली जाती है किचन में सबों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ, अब आगे मैं रखने जा रही हूँ। जूही प्रतिमा की सबसे अच्छी और पुरानी सहेली थी। वो बेशरम भी बहुत थी, सब उससे डरते भी थे। वो जब भी सोमेश से मिलती उससे चिपक ही जाती थी। सोमेश को भी ये अच्छा नहीं लगता था। वो कितनी बार अकेले में प्रतिमा को इसकी शिकायत भी कर चुका था, ये तुम्हारी सहेली मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है, देखना कहीं मुझे तुमसे छीन ना ले। तो प्रतिमा हंस के कहती, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और उस पे भी। मैं जानती हूँ आप दोनों मुझे चाहते हैं और मेरा बुरा नहीं करेंगे, पर पता नहीं क्यों आज प्रतिमा को जूही का सोमेश के पास बैठना, उसका गाल पोंछना और कंधे पर हाथ रखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसका किचन में भी मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उसने नाश्ता तैयार किया और हॉल में आ गई। सभी नाश्ते पे टूट पड़ी। प्रतिमा एक प्लेट नाश्ता लेकर के और चाय लेकर के श्यामा के पास भी ऊपर अपने कमरे में आ गई जहां वो श्यामा बैठ के पढ़ रही थी। प्रतिमा श्यामा को बोलती है, ये ले कुछ खा ले। थैंक यू, मैंने तेरे ही कॉपी में सब कुछ लिख दिया है ताकि तुम्हें बाद में दौड़ना न पड़े नोट्स के लिए। शादी में बिजी रहेगी, पढ़ाई का हर्जा होगा, उस वक्त ये काम आएंगे। फिर मैं तो हूं ना, मैं और तुम्हारी मदद करूंगी मेरी अच्छी श्यामा। चल ना नीचे, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं ये और ये दोनों खत्म करके आऊंगी और इसे किचन में भी रख दूंगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तू जा नीचे, वरना वो जूही की बच्ची। प्रतिमा का मुंह फिर से सूख गया। वो जानती थी किसी को भी जूही का ये नजरिया पसंद नहीं है, पर सब मजबूर थी, सभी उससे डरती जो थी। प्रतिमा नीचे आई तो सोमेश बोला कि मैं अब चलता हूँ, मेरी 3 बजे एक मीटिंग है, तुम सब एंजॉय करो। सभी उसे बाहर छोड़ आए थे, सोमेश चला गया था। प्रतिमा ने जूठे बर्तन साफ किए, घर को ठीक ठाक किया। बेला, तभी जूही और बेला में सहेलियां आपस में बात कर रही है। तो बेला बोल रही है कि ये क्या जूही, जब देखो तुम इसे तंग करते रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे इसे तो सिर्फ तंग करती हूँ, तेरे मियाँ को तो मैं मंडप से लेके भाग जाऊंगी। मैं तो तुम्हें शादी में बुलाऊंगी नहीं। अच्छा ठहर, अभी बताती हूँ। सभी लड़कियां खिलखिला करके हंस पड़ी। तभी नानी भी वापस आ गई थी सत्संग से और सत्संग की बातें लगी बताने सभी लड़कियों को। तो लड़कियां बोर हो गई और वहां से खिसक ली। अभी नहीं नानी, कल सुनूंगी। वाह क्या महाराज जी है।
घर की अस्त व्यस्त हालत को ठीक करते करते प्रतिमा काफी थक गई थी। उसे नींद आ रही थी। वो नानी के गोद में सर रख के बोली, नानी काफी थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो ठीक नानी बोलती है, जा बच्ची सो जा। प्रतिमा अपने कमरे में सोने चली जाती है। देखते ही देखते 5 दिन और पंख लगा के बीत जाते हैं। इसी बीच प्रतिमा और सोमेश का आपस में कोई भी मुलाकात नहीं हो पाया था। सुरभि दिल्ली से सेमिनार अटेंड करके वापस आ गई थी और फिर से अपने हॉस्पिटल और अपने पेशेंट में व्यस्त हो गई थी। एक दिन हॉस्पिटल में, मे आई कमिंग सर? यस सुरभि, आओ। सर मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? वो भी तुम्हें? आज सूरज किधर से निकल गया? तुम तो रेस्ट के दिन भी रेस्ट नहीं करती, आश्चर्य की बात है। हाँ सर, अब तो बराबर छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। प्रतिमा बड़ी हो गई है, एक लड़के को पसंद कर लिया है। लड़का अच्छा है, उसी सिलसिले में उसके घर जाना है, उसके डैड से बातें करनी है, फिर सारी तैयारी भी तो करनी होगी। सीनियर डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितना छुट्टी चाहिए ले लो। किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो बोलना। इस अस्पताल पे तेरे कई एहसान हैं, तेरी सेवा करने का मौका मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। सुरभि शर्मा गई। ये क्या सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे यही तो खासियत है तुम्हारी, तुम खुद से अनजान हो, सबों के सुख दुख को बांटने में और काम करने में इस तरह से डूब चुकी हो, सुख दुख को बांटने में और उसके दर्द को कम करने में इस तरह से डूब चुकी हो कि शायद तुम्हें अपना भी होश नहीं रहा है। सो डॉक्टर सुरभि बोलती है, अब मैं चलती हूँ सर, परसों नहीं आऊंगी, यह समय मिला तो लेट से आऊंगी। सीनियर डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आना ही नहीं, अगर टाइम मिले तो तुम रेस्ट करना घर में। डॉक्टर सुरभि भी हंस पड़ती है, बोलती है जी सर, बाय बाय। देखते ही देखते और जो 2 दिन बचे थे वो भी पंख लगा के उड़ गए थे। आज सवेरे से घर में चहलकदमी चल रही थी, काफी चहल पहल हो रही थी। सुरभि ने सारी शॉपिंग कर ली थी। सोमेश, उसके डैड, उसके नौकर चाकर, सबों के कपड़े, फल, मिठाइयां सब मंगवा लिया था। पंडित जी के लिए भी कपड़े और दक्षिणा रख लिया था। आज पहली बार वो प्रतिमा के ससुराल जा रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। आज अगर उसके पति उसके साथ होते तो कितना अच्छा होता, उसे अकेले यूं नहीं जाना पड़ता। सुरभि रह रह के घड़ी देख रही थी। 10 बजे का वक्त दिया था मिलने का। सोच रही थी कि 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाऊंगी। प्रतिमा कॉलेज जा चुकी थी। उसके भी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके तकदीर का फैसला होना था। उसकी सहेलियां रह रह के चुटकी ले रही थी, उसे छेड़ रही थी। ठीक 10 बजे सुरभि सोमेश की हवेली पहुंच चुकी थी। वो हवेली की खूबसूरती देखकर दंग थी। मन ही मन खुश भी थी कि चलो मैं राज न कर सकी तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो जरूर राज करेगी। ड्राइवर ने घर के नौकरों की मदद से सारे सामान हॉल में सजा दिए थे। आप बैठिए, सर आ रहे हैं, एक मीटिंग में गए हैं, वहां से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। जी। सुरभि चुपचाप सोफे पे बैठ गई और एक मैगजीन को देखने लगी। 10 मिनट के इंतजार के बाद ही शैलेश की गाड़ी हवेली में आ गई थी। अरे आप आ चुकी हैं, सॉरी मैं 10 मिनट लेट हो गया। पीछे से आवाज सुन सुरभि जैसे ही पलटी दंग रह गई। दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ते निहारते रह गए। कुछ ही देर के बाद सुरभि बेहोश होकर के गिर गई। शैलेश जैसे नींद से जागा, उसे गोद में उठाकर ऊपर की ओर भागा। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ मालिक, डॉक्टर को बुलाए? नहीं, आप में से कोई ऊपर नहीं आएगा। जी जी हाँ। शैलेश सुरभि को अपने कमरे के बेडरूम में लिटा दिया। उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जा रहा था। सुरभि उसे झकझोरे जा रहा था। 5 मिनट के बाद धीरे धीरे सुरभि ने आंखें खोली, फिर शैलेश से चिपक कर दहाड़ मार के रोने लगी। शैलेश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका तन बदन कांप रहा था। प्रतिमा, पिंकू, हाँ, और सोमू, सोमेश, हाँ। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? ये सब तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा है। मैंने तुमसे तलाक लेने को मना किया था ना, लो अब भुगतो। बड़ा डॉक्टर बनने चली थी, नाम कमाना था, शोहरत कमानी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी हमारे घर में, सब लात मार के चली गई। बड़ा स्वाभिमान जाग उठा था तुम्हारा। अब क्या करे? दोनों बच्चों को भी जहर दे दे, मार दे और खुद भी जहर खा ले। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया वालों को? इतने फोटो रिजेक्ट करके उसे प्रतिमा ही मिली थी। छी, मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है। अब क्या होगा? हे भगवान, ये तुमने किस पाप की सजा दी है? ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने? शैलेश फूट फूट कर रोने लगा। गलती तो मेरी है,
डॉक्टर सुरभि भी रोए ही जा रही थी। गलती तो मेरी है, मैं ही कठोर हो गई थी। मानती हूँ तलाक हो गया था, पर हमें एक दूसरे की खबर रखनी चाहिए थी। एक दूसरे से बीच बीच में मिलना चाहिए था, ताकि बच्चे एक दूसरे से मिलते, जानते कि वो भाई बहन है। अब क्या होगा? बच्चों से क्या कहेंगे, दुनिया से क्या कहेंगे, खुद मैं कैसे जीऊँ? मैं तो जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी। हाँ हाँ, मर जाओ, ताकि अपनी बेटी को दरबदर की ठोकरें खानी पड़े। अब मैं भी तो नहीं अपना सकता उसे। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अब क्या होगा? सोमेश कहाँ है? कहीं उसे पता चल गया तो? कहीं दोनों बच्चे ने अपनी हदें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी बड़ी पापी हूं मैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो सब जानते थे, फिर ऐसा गुनाह तुमसे कैसे हो गया? हे प्रभु, मौत दे दे मुझे। दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दोनों आपस में रोए जा रहे थे। सोमेश शैलेश बोलता है, देखो चीखो चिल्लाओ नहीं, वरना दुनिया को पता चल जाएगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा। सोमेश कनाडा गया है, 20 रोज बाद आएगा। तब तक सब ठीक हो जाएगा। जहां तक पाप का सवाल है, हम सभी पापी हैं। हमने पाप किया है, तभी तो ये दिन देखने पड़े हैं। पर इसकी सजा खुद को देने से पाप नहीं कटेंगे। इससे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। क्या सोचना होगा? अगर बच्चों को पता चल गया तो दोनों वैसे ही जहर खा लेंगे। मैं तो जहर खा ही लूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अब नहीं जीना। मत जीना, पर पहले बच्चों का कुछ तय तो कर लो। क्या तय कर ले? कहीं दोनों ने अपनी। तुम बार बार एक ही बात मत दोहराओ। जहां तक मैं सोमेश को जानता हूं, उसने दुनिया जरूर बना रखी होगी। फिर भगवान पर कुछ तो भरोसा रखो। वो इतना बड़ा पाप कभी नहीं करवा सकते। ये कलयुग है, सब कुछ हो रहा है। क्या आपको पता नहीं? फिर ये तो अनजाने में, सभी अनजान थे, वो दोनों भी, हम भी और आप भी। अब क्या होगा? सुरभि फूट फूट कर रोए जा रही थी। शैलेश बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। तुम रोना बंद करो, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा। नहीं मारना है तो मुझे गोली मार दो। मेरी गलतियों की सजा भगवान ने तुम सबको दे दी। हे भगवान, अब क्या होगा? सुरभि बुरी तरह से शैलेश से चिपक रोने लगी। तुम धीरज रखो, सोमेश यहाँ नहीं है, ये अच्छा वक्त है। तुम प्रतिमा को लेकर कहीं दूर, बहुत दूर चली जाओ, ताकि दोनों फिर कभी भी आपस में मिल ना सके। वहां कोई लड़का देख करके उसकी शादी के बारे में सोचना। मुझे उसने नहीं देखा है। तुम कुछ बताना भी नहीं। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो कहना। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। अगर मैं या तुम दोनों में से अब कोई भी आत्महत्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बातें छुपने की बजाय और भी सामने आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम ठंडे दिमाग से सोचें। जहां तक पाप का सवाल है, तो ये अनजाने में हुआ है। क्यों हुआ, काहे हुआ, ये प्रभु जाने। हम दोनों जब तक जिंदा रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे। हो सके तो मरने के पहले तीर्थ यात्रा भी कर लेंगे। पर बच्चों को मत मारो। मैंने बहुत कष्ट से सोमेश को पाला है। माँ बाप दोनों बना है उसका। दिन रात तुम दोनों को याद किया है, हर जगह तुम्हारी तलाश की है। अब भी तुम और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसकी वजह से दूसरी शादी तक नहीं की। मेरे इतने संघर्ष और बलिदान का ये सिला प्रभु ने मुझे क्यों दिया, काहे दिया? सोचने और रोने से कोई फायदा नहीं। सब उसके हवाले कर दो। हम कठपुतली हैं, कुछ नहीं कर सकते। मर के खुद को बदनाम और बच्चों को मौत देना कहाँ की बुद्धिमानी है? पर मैं कैसे जीऊं, क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं? मुझे तो दिन रात ये बातें सताते रहेगी, चुभती रहेगी, घुन लग जाएगी मुझे। शायद यही सजा हो हमारी। हम घुट घुट के जिएंगे, रोग बीमारी पालेंगे, तड़पेंगे, तरसेंगे और मर जाएंगे, पर बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। ये वादा तुम भी करो और मैं भी। मैं वादा करती हूँ, पर पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। वादा भी नहीं निभ पाया तो मैं क्या करूंगी? हम कोशिश करेंगे, आगे उसकी मर्जी। तुम हाथ मुंह धो लो, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर जैसा कहा है वैसा ही करो। सोमेश के आने के पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। सोमेश के आने के पहले सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे एक दूसरे को भूल जाएंगे। मैं उसे मरने की धमकी देके शादी को मना लूंगा। प्रतिमा का घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा। तुम जोर जबरदस्ती कभी नहीं करना, ना ही कभी तैस में आना, वरना कहीं किए कराए पर पानी नहीं फेर जाए। तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? शैलेश बोल पड़ा। हाँ, शायद हम दोनों को अब इस जन्म में एक दूसरे के साथ जीना और रहना लिखा ही नहीं है।
तुम जीने की बात करती हो, या जीना तो दूर की बात है, साथ रहना तो दूर की बात है। अब तो शायद एक दूसरे से भेंट करना भी खतरनाक हो। तुम मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना, वो भी कभी कदार, जब बहुत जरूरी हो। ध्यान रखना अपना भी और पिंकू का भी। मैं बच्चों को माफ करता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। उनसे हमें कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। ये सब विधाता का लिखा है, पर ऐसा कैसे लिख दिया उन्होंने, मेरे दिलो दिमाग पर ये कहीं नहीं जम रहा। लगता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कहीं पिंकू कभी बदल तो नहीं गई? पिंकू पिंकू ही तो है ना। डॉक्टर सुरभि बोल पड़ी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे कभी अलग हुए ही नहीं, बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और बड़े होने पर क्या चेहरा से नहीं पहचान हो पाएगी? जब तुम पिंकू को लेके गई थी तो वो काफी छोटी थी, 6 महीने की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, खुद को तसल्ली देने के लिए हम कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पर जो सच है सो सच है। और ये एक ऐसा सच है जो कि ना दिल मानने को तैयार है और ना ही दिमाग। मुझे तो चक्कर आ रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है, लगता है अटैक आने वाला है। ये अटैक का लक्षण है, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कहते कहते सुरभि जो है सो फिर से बेहोश हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो हमारी कुछ लंबी हो गई, क्योंकि 2 दिनों के बाद मैंने 3-4 रोज के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एपिसोड बढ़ गया। तो देखिए रिश्तों की डोर किस तरह से उलझ गई है और अब कैसे सुलझती है, आगे क्या क्या होता है, ये जानने के लिए हमारा साथ बनाए रखिए और देखिए रिश्तों की डोर। तो चलिए अब थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।